सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नीमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे और मेरी ओर से कंप्लीट विथ डायग्राम समझाया गया था और शायद उन्हें आप नोट्स के रूप में उतार लिए होंगे। आज अपना नया लेसन 3rd चलता है। आज लेसन 3rd है और लेसन का नाम है परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, यह 3rd लेसन का नाम है, जिसे अपन परागण को इंग्लिश में पोलिनेशन, निषेचन को फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो कहते हैं। प्रिय छात्रों, 2nd लेसन में अपन ने यह देखा था कि नर युग्मक क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे उसका परिवर्धन होता है, मादा युग्मक क्या होता है, उस मादा युग्मक का निर्माण किस में होता है, कैसे होता है, ये चीजें अपन पढ़ लिए थे। आवर्तबीजी पौधों में नर युग्मक, जिसे परागकण भी कहते हैं, लघु बीजाणु भी कहते हैं। आपको बताया था मैंने कि जो परागकण होता है उसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं जो जनन कोशिका में स्थित होते हैं। इसी प्रकार से बताया था मैंने मादा युग्मक के रूप में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 गुरु बीजाणुओं में से अंड द्वार की ओर स्थित 3 गुरु बीजाणु परिवर्तन के दौरान अपहासित हो जाते हैं, जबकि निभाग की ओर उपस्थित जो गुरु बीजाणु होता है वो आगे चलकर मादा युग्मक का कार्य करता है, जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। वो सक्रिय गुरु बीजाणु अपहासित हुए तीनों गुरु बीजाणुओं को पोषण के रूप में ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से 2nd लेसन तक आपके नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो गया था। आज इस लेसन में अपन पहले देखेंगे अपन परागण। परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा टाइप है उसका, कौन से पौधे में कौन सा परागण पाया जाता है, परागण के लिए क्या विशेषताएं या अनुकूलताएं पाई जाती हैं, परागण क्रिया किसके द्वारा होती है, यह देखेंगे। परागण होने के बाद में देखेंगे अपन कि आवर्तबीजी पौधों में निषेचन क्रिया कैसे होती है। उसके बाद में देखेंगे निषेचन के बाद में एंडोस्पर्म का कैसे परिवर्धन होता है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रकार से होता है, साथ ही भ्रूणपोष बनने के बाद एम्ब्रियो कैसे निर्मित होता है, भ्रूण कैसे बनता है। तो इस लेसन में 4 पॉइंट हैं: परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन। तो सबसे पहले लेते हैं अपन परागण। पहला पॉइंट है
परागण, जिसे अपन पोलिनेशन कहते हैं। परागण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, इसको इस प्रकार से समझ सकते हो आप। मान लीजिए ये किसी पुष्प का आपको पता है ये पुंकेसर है, पुंकेसर, और ये है स्त्री केसर। आपको ये भी पता है कि अपन आवर्तबीजीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, और लैंगिक जनन के लिए नर जननांग और मादा जननांग का अलग अलग होना आवश्यक होता है। आपको पता है आवर्तबीजीय पौधों में नर जननांग के रूप में पुंकेसर पाया जाता है, मादा जननांग के रूप में क्या पाया जाता है? स्त्री केसर। अपन स्ट्रक्चर अपन सेकंड लेसन में पढ़ चुके थे। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। ये पुतंतु होगा, दोनों ये पाल या प्राकोष कहलाएंगी, और प्राकोष को जोड़ने वाला जो भाग है वो योजी कहलाता है। इसी प्रकार से जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर का नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है यह अंडाशय होता है, ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है, और इन दोनों के बीच जो नलिका जैसी स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है वर्तिका। आपको यह भी पता है कि जो पराग कोश होता है, इस पराग कोश में 2 गोलाकार कक्ष पाए जाते हैं, और इसमें भी 2 गोलाकार कक्ष पाए जाते हैं, और इन गोलाकार कक्षों को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। और अपन ने देखा था कि लघु बीजाणुधानी में पराग कण पाए जाते हैं या लघु बीजाणु बनते हैं। इनके अंदर ये पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण। इनको अपन कहेंगे पराग कण। और ये भी पता है आपको कि जो पराग कण होता है वो नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक। जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है, जब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, तो पराग कोश के भित्ति में खिंचाव उत्पन्न होता है, और खिंचाव के कारण से ये स्फुटित होता है, टूट जाता है। टूटने के साथ ही इसमें निर्मित या इसमें भरे हुए जो पराग कण होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और किसी भी माध्यम के द्वारा या किसी भी हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा ये बह कर के और कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से निकले हुए जो पराग कण होते हैं ये बाहर मुक्त हो जाते हैं, और बाहर मुक्त होकर के और कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। ये वर्तिकाग्र की सतह के तक क्या पहुंच गए? पराग कण। इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें पराग कोश से जो निकले हुए या मुक्त हुए पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ये क्रिया कहलाती है परागण। तो इस वर्तिकाग्र, इस पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण कहलाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेस। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं परागण। तो परागण किसे कहोगे? डेफिनेशन बना सकते हो आप कि पुंकेसर के पराग कोश से, पुंकेसर के पराग कोश से मुक्त पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो प्रिय छात्रों, परागण के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि पराग कोश से पराग कणों का बाहर निकलना। जब पराग कोश से पराग कण बाहर निकलेंगे तब ही जाकर के वो कहां तक पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। आपको ये भी पता है कि कुछ पौधों में ये पराग कण अपने आप गिर जाते हैं वर्तिकाग्र पर, जबकि कुछ पौधों में इन पराग कणों को किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। माध्यम के लिए क्या हो सकता है? वायु हो सकती है, जल हो सकता है, कीट हो सकता है, गिलहरी हो सकती है, चींटी हो सकती है, तो घोंघा भी हो सकता है।
तो इस प्रकार से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचकर परागण क्रिया को कंप्लीट करते हैं। यह होगी इसकी परिभाषा। अब आता है परागण के प्रकार। अब आता है परागण के प्रकार और इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए परागण मेनली दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में फर्स्ट कौन सा है? एक तो है स्वपरागण जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेकंड है पर परागण और इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं? अपन सबसे पहले लेते हैं स्वपरागण। पहला पॉइंट होगा अपना स्वपरागण। तो देखिए स्वपरागण किसे कहेंगे? इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो। मान लीजिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये एक पौधा है और इस पौधे में मान लीजिए ये टहनी है और मान लीजिए ये बना देता हूं मैं पुष्प। ये पुष्प है। इसी प्रकार से मैं इधर बना देता हूं आपकी टहनी और ये है पुष्प। ये पुष्प है। ऐसा ही एक पुष्प इधर बनाएंगे अपन। और ये इसका है पुष्प है। ये इधर पुष्प है। ये इधर पुष्प लग रहा है। ये पुष्प है। अब आपको पता है स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण का मतलब यह होता है जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक परागकण पहुंचता है तो वो क्या कहलाता है? स्वपरागण। क्या कह रहा हूं मैं? मान लीजिए ये कोई पुष्प है और इस पुष्प में पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। पुंकेसर में क्या है? परागकण। स्त्री केसर में क्या है? वर्तिकाग्र। जब मान लीजिए इस पुष्प के परागकण, इस पुष्प के जो परागकण है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर जाए, जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए या फिर एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के ऊपर पहुंच जाए तो वो क्या कहलाता है? स्वपरागण। यानी एक पौधे के परागकण उसी पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो वो क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। और स्वपरागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक होगा स्वयुग्मन
एक तो होता है स्वयुग्मन जिसे ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑटोगेमी। जबकि दूसरा है सहजात पुष्पी परागण, और इसको गेटेनोगेमी कहते हैं। ये दो टाइप हो गए क्या? स्वयुग्मन और सहजात पुष्पी परागण। ये किसके टाइप है? ये हैं स्वपरागण के। तो देखिए, स्वयुग्मन किसे कहोगे? स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है? स्वयुग्मन का मतलब यह होता है जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण, जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। यानी ये जैसे मान लो एक पौधा है, इस पौधे में ये पुष्प है और इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। यहां पर मैंने एरो दिखाया, यानी इसके परागकण इसी की वर्तिकाग्र पर गिरे तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्वयुग्मन। और ऐसा जनरली किसमें पाया जाता है? इसका मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। इसका एग्जाम्पल होता है मटर। यानी मटर के अंदर क्या होता है? मटर में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जबकि दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सहजात पुष्पी परागण। सहजात पुष्पी परागण में क्या होता है? पौधा एक ही होता है लेकिन पुष्प अलग अलग होते हैं। यानी एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, इस पौधे का ये पुष्प है और इस पुष्प के परागकण, इस पुष्प के तो क्या है? परागकण। इस पुष्प के तो क्या है? परागकण। और इसी पौधे के दूसरे पुष्प की क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र। तो एक किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है सहजात पुष्पी परागण। और ऐसा जनरली किसमें देखा गया? इसका एग्जाम्पल है, इस सहजात पुष्पी का एग्जाम्पल है एक तो मक्का और एक है ककड़ी। मक्का और जो ककड़ी होती है इसमें सहजात प्रकार का पुष्पी परागण पाया जाता है। देखिए, ये जो सहजात पुष्पी परागण होता है ये आनुवंशिक दृष्टि से स्वयुग्मन ही होता है। यानी आनुवंशिक दृष्टि से ये स्वपरागण ही होता है। इसको मैं कह सकता हूं कि आनुवंशिक दृष्टि से यह स्वपरागण होता है। स्वपरागण क्यों होता है? देखो, स्वपरागण में मैंने ये बताया था, स्वपरागण में ऐसा देखा गया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पौधे के होते हैं। तो यहां देखिए, यहां पौधा तो एक ही है, तो नर युग्मक इसका है और मादा युग्मक इसका है। तो इन दोनों की जो जेनेटिकली स्ट्रक्चर होती है, जो आनुवंशिक संरचना होती है, वो एक जैसी होती है। तो ये आनुवंशिक दृष्टि से तो क्या है? ये स्वपरागण है। लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से, दूसरी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन संरचनात्मक या मैं ये कहूं कार्यकीय दृष्टि से ये जो परागण होता है वो परपरागण होता है। क्या होता है? ये परपरागण। अब ये संरचनात्मक और कार्य के दृष्टि से परपरागण कैसे होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि परपरागण कब कहते हैं? परपरागण किसे कहेंगे? जब किसी माध्यम के द्वारा, जब किसी भी वेक्टर के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वो क्रिया कहलाती है परपरागण। यहां पर देखिए, नर युग्मक यहां है और मादा युग्मक यहां पर है। तो इन दोनों के बीच में दूरी पाई जाती है और दूर दूर स्थित होने के कारण इसके जो परागकण होते हैं वो यहां तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम का सहारा लेते हैं। माध्यम के रूप में वायु हो सकती है, जल हो सकता है, कोई कीट हो सकता है या कोई अन्य जीव हो सकता है। तो माध्यम के द्वारा या माध्यम की सहायता से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? परपरागण। और ऐसा जनरली किसमें पाया जाता है? मक्का और ककड़ी में। ये स्वपरागण के दो प्रकार हो जाते हैं। यहां पर मैं हल्का सा एक बात और बता देता हूं, क्योंकि यहां पर दो टाइप थे
और दो टाइप में एक दूसरा था पर परागण। दूसरा क्या था? पर परागण। पर परागण में क्या होता है इसको मैं एक बार आगे दोबारा पढ़ेंगे अपन, लेकिन पहले इसको हल्का सा, क्योंकि यहाँ डायग्राम बने हुए हैं इसलिए मैं यह हल्का सा एक समझाता हूं आपको। पर परागण में क्या होता है, एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। मान लीजिए इस पौधे का ये पुष्प है और इस पुष्प की ये क्या है? परागकण। इस पुष्प के तो क्या है? परागकण। और ये दूसरा पौधा है और इस दूसरे पौधे का ये पुष्प है, इस पुष्प की क्या है? वर्तिकाग्र। तो आपको पता है ये परागकण है, ये परागकण कहां तक पहुंचेंगे? इस वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो आपको पता है इसमें दो अलग अलग पौधों के मध्य परागण क्रिया हो रही है। तो यहां पर स्थित जो परागकण है वो यहां तक सीधा तो नहीं पहुंचेगा, तो फिर पहुंचेगा किसके द्वारा? ये पहुंचेगा किसी भी माध्यम के द्वारा। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब ऐसी परागण क्रिया होगी तो वो क्या कहलाएगी? पर परागण। इसका अपन एक सार ये भी कह सकते हैं कि स्वपरागण केवल एक ही पौधे के मध्य होता है, जबकि परपरागण में दो अलग अलग पौधे होते हैं। एक पौधे का नर युग्मक होता है और एक पौधे का क्या होता है? मादा युग्मक होता है। क्लियर? आगे चलिए। पॉइंट है स्वपरागण के लिए अनुकूलन। यानी स्वपरागण होता है तो स्वपरागण के लिए पौधों में क्या क्या होना जरूरी है या क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है उभयलिंगता। उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी। उभयलिंगता का मतलब यह होता है कि स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी होता है। पुष्प में द्विलिंगी का मतलब यह होता है कि एक ही पुष्प होता है, एक पुष्प होता है और पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब यह होता है कि एक ही पुष्प में नर जननांग यानी पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर होना जरूरी होता है। ये यानी स्वपरागण के लिए पहले विशेषता यह है कि पौधे का पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंग होना चाहिए। और ऐसा जनरली किसमें पाया जाता है? ऐसा जनरली पाया जाता है मटर में। मटर में जो पुष्प होता है वो द्विलिंग होता है और द्विलिंग होने के कारण मटर में हमेशा स्वपरागण ही पाया जाता है। फिर है सेकंड जो अनुकूलन है वो है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब क्या होता है? सम का मतलब समान, काल का मतलब होता है समय, पक्वता का मतलब परिपक्व होना। यानी पुष्प द्विलिंगी है, मान लीजिए पुष्प द्विलिंगी है, पुष्प में पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है, दोनों का परिवर्तन साथ होना चाहिए। पुंकेसर भी साथ परिपक्व होना चाहिए तो वर्तिकाग्र यानी स्त्री केसर भी परिपक्व साथ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक साथ परिपक्व होगा तो जब पराग कोश का स्फुट होना होगा उसी समय वर्तिकाग्र पराग कणों को ग्रहण करने के लिए क्या रहेगी? तैयार रहेगी। यदि दोनों का परिपक्व अलग अलग समय पर होगा तो पराग कोश से निकले हुए पराग कण हैं उसको वर्तिकाग्र ग्रहण नहीं करेगी और उनमें स्वपरागण होना असंभव होगा। और एग्जाम्पल ऐसा किसमें पाया जाता है? ऐसा पाया जाता है गुल अब्बास और सदाबहार में। ऐसा एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है? गुल अब्बास जिसे मेरा बिलिस भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है मेरा बिलिस, और वह सदाबहार। इनमें दोनों जो एग्जाम्पल बताए मैंने, सदाबहार और मेरा बिलिस के अंदर पुष्प द्विलिंगी होता है, लेकिन उसमें जो पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं उनका जो परिवर्धन है, जो परिपक्वन है वो एक साथ होता है। तो एक साथ होगा तो उनमें स्वपरागण होने की प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना होगी, वो ज्यादा होती है। इसके अलावा तीसरा अनुकूलन पाया जाता है और वो है अनोन्मेलियता। वो है अनोन्मेलियता।
और इसे क्लिस्टोगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये जो पॉइंट है ये मोस्ट है, कई बार बोर्ड में पूछता है। देखिए, अनुन्मिलिता किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, कभी भी खुलते नहीं हैं। हमेशा जब वो बंद रहेंगे, बंद रहने के कारण उनके अंदर के जो परागकण होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं, बल्कि अंदर के अंदर ही कहाँ गिर जाते हैं? वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। दोबारा कह रहा हूं, कुछ पौधों के परागकण जो होते हैं, कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं वो कभी खुलते नहीं हैं, बल्कि हमेशा बंद रहते हैं। बंद रहने के कारण पराग कोश से निकले हुए जो परागकण होते हैं वो पुष्प से बाहर नहीं आ पाते, बल्कि अंदर के अंदर ही कहाँ गिर जाते हैं? वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। ऐसे पौधों को, ऐसे पुष्पों को अनुन्मिलीय पुष्प या अनुन्मिलीय पादप कहते हैं। और ऐसा किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल इसका वायोला और कनकोवा। इसका एग्जाम्पल है वायोला व कनकोवा। कनकोवा, इस कनकोवा का ही दूसरा नाम कोमेलिना भी है। इसी का दूसरा नाम, इस कनकोवा का दूसरा नाम है कोमेलिना। तो आपका स्वपरागण जो है वो कंप्लीट है। आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन। थैंक यू। ओके।